नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, बिहार की मिट्टी की बात ही अलग है, यहाँ की खुशबू अलग है। यहाँ हर एक कोना एक कहानी कहता है, हर एक कहानी अपनी एक रोशनी, और इसी रोशनी को आप तक पहुँचाने का जो सफ़र है दर्शकों, वो है बिहार बिहान। और आज इस बिहार बिहान के इस मंच पर हम आपको मिलवाने वाले हैं एक बिहार की एक ऐसी बेटी से जो एक कवित्री भी हैं, साथ ही एक डॉक्टर। उनके शब्द हमें पंखुड़ी की तरह हमारे हृदय में कभी बस जाते हैं तो कभी संवेदना जगा देते हैं। हम आपको उनसे ज़रूर मिलवाएंगे, लेकिन हमारे बिहार बिहान का सफ़र अभी शुरू हो चुका है। तो हम बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट यानी कि अनमोल वचन की ओर और आत्मसात करते हैं इसे अपने जीवन में। देखते हैं आगे अनमोल वचन। अपने मिशन में कामयाब होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एकचित्त निष्ठावान होना पड़ेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दर्शकों, अभी वक्त हो चुका है आपको हमारे गेस्ट से रूबरू कराने का। दर्शकों, कुछ लोग शब्द लिखते नहीं बल्कि शब्द उनके लिए जन्म लेते हैं। कुछ लोग कविता लिखते नहीं, कविता उनके रूह में बस जाती है। ऐसे ही आज हमारी गेस्ट भी हैं, शब्दों की जादूगर। चलिए मिलकर के स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट श्री तिशा श्रीका जी। आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहले तो कैसी हैं आप? बहुत अच्छी। क्योंकि बिहार की बेटी इतना अच्छा कर रही है, बिहार का पूरे देश का नाम रोशन कर रही है, ये खुद में हम सबके लिए गर्व की बात है तिशा जी। जी, आप सबका आशीर्वाद है। लेकिन आप जो रोल निभा रही हैं, आप एक लेखिका भी हैं, साहित्यकार हैं, कवित्री हैं और साथ ही डॉक्टर भी हैं जी। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां आप निभा रही हैं, तो किस तरीके से आप इसको मैनेज करती हैं? क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं, एक होता है ना कि आप एक्सक्यूजेज दे देते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन आप एक मिसाल हैं बहुतों के लिए। और इस तरीके से आप अपने जीवन को आप आगे बढ़ा रही हैं इस एज में और आगे बढ़ रही हैं। तो हम सबको ये जानना है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को इस तरह मैनेज करती हैं। सवाल बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। जवाब मैं इतना कहूँगी कि क्योंकि मैं एक महिला हूँ लेकिन अब मैं एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे। क्योंकि एक महिला न जाने कितने किरदार निभाती है। क्या बात है। एक महिला किसी की बेटी होती है, किसी की पत्नी होती है, किसी की माँ होती है, और ऐसे कई रिश्ते हैं और ऐसे कई किरदार हैं जो एक महिला बखूबी निभाती है। तो ये तो मेरे और आपके भीतर है, संतुलन बनाना और हर चीज़ को अच्छे से मैनेज करना। तो इसका मैं श्रेय नहीं लूँगी, लेकिन हाँ इतना कहूँगी कि जब बात प्रोफेशन की आती है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है मैनेज करने के लिए। जैसे मेडिकल के साथ साहित्य लोगों को थोड़ा अटपटा भी लगता है, पर लाइफ में या फिर करियर में संतुलन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बट फिर वही कहूँगी कि महिला हूँ तो हो जाता है, क्योंकि ये जीन में है। तिशा जी, कितनी खूबसूरती से आपने ये जवाब दिया, श्रेय ना लेते हुए कि महिला के अंदर तो खुद ही इतनी सारी वो जो रोल है निभाती रहती है। आप कितनी बखूबी निभा रही हैं। आप सुबह सुबह आपकी एक प्यारी सी बेटी भी है, मुझे पता चला। तो आप घर भी देख रहे हैं, यहाँ भी, तो ये तो हमारे भीतर होता है। थैंक यू। और साथ ही तिशा जी, क्योंकि हमने ये भी ये जाना है कि आपने 19 साल की उम्र में आपने एक बुक लिखा जी। तो पढ़ाई के साथ, उस समय आप शायद पढ़ रही थी, तो पढ़ाई के साथ कैसे मतलब मैनेज कर पाई? वो जो किताब लिखा आपने, उसके बारे में कुछ बताएं। मैंने लिखा उसको थोड़ा और पहले था, जब मैं 12th में थी तो लिखना स्टार्ट किया। एंड आई कॉल माई सेल्फ एन एक्सीडेंटल राइटर। मैं इसका भी क्रेडिट नहीं ले सकती। तो जब वो किताब आप लिख रही थी, क्या कुछ जहन में था, किस तरीके से? क्योंकि एक उस उम्र में जो एक पड़ाव होता है लड़कियों का चाहे लड़कों का, बहुत सारे सपने होते हैं, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और बहुत सारे गुफ्तगू एक दिमाग में बना रहता है जी। तो जब आपने वो किताब लिखा तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा था? आपने खुद ही सवाल पूछा और मेरे बदले आपने जवाब दे दिया कि बहुत सारे सपने होते हैं, उम्मीदें होती है और बहुत कुछ चलता है दिमाग में। तो बस बात यह है कि मेरे पास लैंग्वेज थी, भाषा थी, तो मैंने उसको पेन डाउन कर दिया। बाकी लोग नहीं कर पाते। पर मैं हमेशा से सपनों में बहुत ज़्यादा विश्वास करती हूँ और मुझे लगता है कि सपने देखने चाहिए क्योंकि वो पूरे होते हैं।
तो बस वही था कि मेरे दिल दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ थॉट्स थे और मैंने बस लिखना शुरू किया। आई नेवर न्यू दैट आई कुड बी अ राइटर और मैं एज एन ऑथर कभी दूरदर्शन के सेट पे बैठी होंगी, ये नहीं सोचा था। पर बस लिखना शुरू किया और इंटरेस्टिंग ये है कि मेरी मम्मा को मैंने पढ़ाया था। आई थिंक मैंने 20 पेजेस लिखे होंगे, मैंने अपनी मम्मा को पढ़वाया एंड शी सेड कि ये बुक बन सकती है तो लिखो। तो पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना नहीं, ऐसा नहीं है कि बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के लोग नहीं बढ़ते आगे, बढ़ते हैं, लेकिन पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं मैं उनको भी कहूँगी कि अब वो ज़माना चला गया कि सिर्फ आप अपने बच्चों को डॉक्टर, IAS या इंजीनियर बनाएं। अगर सच में आपके बच्चों में प्रतिभा है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए और तरक्की होती है, सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। आप हम दोनों को देख लीजिए। तिशा जी बहुत खूब आपने बोला। इसी के साथ, क्योंकि आप एक कवित्री, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे आपके मुख से कुछ प्यारी सी कविता जो हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाना चाहें। बिहार की बेटी हूँ, यही कहकर आपने परिचय दिया है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी हम सुनना चाहेंगे। और मुझे गर्व होता है कहते हुए कि मैं इसी बिहार की बेटी हूँ, इसी माटी की हूँ। तो मैं सबसे पहले 4 पंक्तियाँ अर्पित करती हूँ हमारी मातृभूमि को और ये बताती हूँ कि हम सबको बिहार पर और बिहारी होने पर गर्व क्यों होना चाहिए। क्योंकि सिया की भूमि जो श्री राम के गुणगान गाती है, सिया की भूमि जो श्री राम के गुणगान गाती है, जहाँ की शौर्य गाथा खुद हमें दुनिया सुनाती है। न कैसे गर्व हो, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर, न कैसे गर्व हो हमको हमारी मातृभूमि पर। धरा यही बुद्ध की राह पर चलना सिखाती है, चलना सिखाती है। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत कविता आपने बताई। तिशा जी, जिस तरीके से आपने बुक्स भी लिखे हैं और अभी आने वाले समय में आपने गीत लिखा है जो आप गाने वाली हैं, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। मैं वैसे तो मैं प्रेम लिखती हूँ, प्रेम लिखने के लिए बदनाम भी हूँ। लेकिन प्रेम लिखना खुद में बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि लोग कहीं लोग समझ नहीं पाते, वहाँ लिख करके समझ के लिखना बहुत बड़ी बात है और ज़रूरत भी है हमारे समाज के लिए। ये आक्षेप भी लगता है कि किसके लिए लिखा जा रहा है। दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट हाँ, वैसे तो मैं प्रेम लिखती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें सोशल टॉपिक्स भी लाने चाहिए अपनी कविता में। और बिहार की बेटी हूँ तो बिहार पर कुछ कैसे नहीं लिखती। तो मैंने कुछ कविताएं सुनी, कुछ गीत सुने और मुझे ये समझ आया कि बिहार की बेटियों पर अब तक कोई गीत नहीं आया। क्या तो बात है? मेरा मन किया, हाथ में कलम थी, बस लिख डाला। तो बिहार की बेटियों पर एक गीत है जिसका लॉन्च हम 7 सितंबर को कर रहे हैं। गवर्नर सर के हाथों होना है इसी पटना बिहार में। तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, मैं खुद काफ़ी एक्साइटेड हूँ। हम सबके लिए गर्व की बात है। थैंक यू सो मच। और सभी महिलाओं को, बिहार की धरती को वो गीत समर्पित है। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी कविताओं में संवेदना भी है, प्रेम भी झलकता है। तो एक इंसान जब कुछ लिखता है तो वो कहीं ना कहीं से प्रेरणा लेता है। तो हम जानना चाहेंगे कि आपके प्रेरणा स्रोत कौन है? मैं सोच ही रही थी कि आपने अभी तक ये पूछा क्यों नहीं। जी, तो आई रियली डोंट नो कि इसका आंसर क्या देना है, पर मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि एक कलमकार के लिए, एक लेखक के लिए अपने भाव व्यक्त करने के लिए ज़रूरी नहीं हर बार की कोई प्रेरणा हो। प्रेरणा लेने को तो हम कहीं से भी ले सकते हैं, पर जैसा कि मैंने कुछ देर पहले भी कहा कि अक्सर पूछा जाता है कि किसके लिए लिखती हूँ, किसको सोच करके लिखती हूँ। तो इसका एक बड़ा अच्छा उदाहरण देती हूँ मैं कि सपोज़ अमिताभ बच्चन जी हैं, हम उनकी मूवीज़ देखते हैं, पर आप देखती हैं कि हर एक फिल्म में उनका रोल बदल जाता है ना। कभी किसी मूवी में उनको बहुत किसी भिक्षुक का भी रोल करना पड़ता है, बट ही इज़ नॉट अ भिक्षुक इन हिज रियल लाइफ, राइट। सो एंड ही हैज़ नेवर एक्सपीरियंस दैट, बट वो इस तरीके से उस किरदार को अपना बना लेते हैं कि हम सब, मतलब जितने भी ऑडियंसेस हैं, उनको ये लगता है कि नहीं ये सच में ऐसा हो रहा है। तो वो ही बात हम पर भी लागू होती है कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं या कोई इंसान जीवन में हो
तभी आप प्रेम पर लिखते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो हमें उस इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाकर उसको महसूस करके और फिर लिखना पड़ता है। तो ऐसा बिल्कुल सही आपने बोला तिशा जी कि ज़रूरी नहीं कि कोई हो जी जिसको सोच के लिखा जाए, और एक राइटर जो होता है उसका खुद ही का एक इमेजिनेशन होता है जो हर किसी के बस की बात भी नहीं है, उस इमेजिनेशन तक पहुंचना और लिखना। साथ ही क्योंकि आप कवित्री आप लिखती हैं तो हम ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाज की हम बात करते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो जो एक राइटर होता है उसके कलम में बहुत ताकत होती है। तो आप मानती हैं कि समाज को बदलने में एक राइटर या एक जो भी कविता लिखते हैं उनका क्या रोल होता है, एक साहित्यकार का क्या रोल होता है? बिल्कुल बिना किसी शक के बहुत बड़ा रोल होता है, और कविता या साहित्य बहुत बड़ा माध्यम है समाज में बदलाव लाने का। ऐसे न जाने कितने कवि हुए, जिनमें से एक बहुत बड़ा नाम रामधारी सिंह दिनकर जी का भी है। उन्होंने कभी कहा कि जब जब राजनीति लड़खड़ाएगी तो साहित्य उसे थाम लेगा। तो ऐसा होता है, और आप जब इतिहास पलटकर देखें तो आपको समझ आएगा कि समाज में ऐसा कई बार हुआ है जब साहित्य से क्रांति लाई गई है। तो साहित्य आपके मन में क्रांति भी ला सकती है, विद्रोह भी पैदा कर सकता है और प्रेम भी पैदा कर सकता है। तो मैं तो प्रेम लिखती हूँ, तो मैं बस इतना कहूँगी कि है साहित्य का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है समाज को, देश को एक नई दिशा दिखाने में। और मुझसे एक सवाल किया जाता है कि प्रेम ही क्यों, देश प्रेम क्यों नहीं? तो मैं उसका जवाब भी इसी सवाल में देती हूँ कि लोग प्रेम को सिर्फ एक नज़रिए से देखते हैं। बहुत सही। लेकिन प्रेम तो हर जगह है, हर और प्रेम ही सृष्टि का आधार है। जिस दिन लोग ये समझ लें कि मैं वही प्रेम समझाने की कोशिश कर रही हूँ जो अगर दुनिया समझ जाए तो कोई द्वेष नहीं होगा मन में, कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा और पूरी दुनिया प्रेमिल हो जाएगी। तो ये महत्व है साहित्य का, और साथ ही ये महत्व है प्रेम का। मैं अपना सब्जेक्ट कैसे छोड़ दूँ ना। तिशा जी सी बात पे हम सब चाहेंगे कि आप प्रेम पे कुछ अपनी एक कविता सुना दें। देखिए, कवियों की 4 पंक्तियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। तो आपसे पूछती हूँ कि आप 4 पंक्तियाँ सुनेंगी या कोई गीत सुनेंगी? हम तो गीत ही सुनना चाहेंगे। हम चाहेंगे नहीं कि आप रुके, हम चाहेंगे नहीं आप 4 लाइन पे रुकें और हम बस उसके बाद बस आपकी खूबसूरत चेहरे को देखते रहें। हम चाहेंगे कि आप गाती रहें और हम सुनते रहें। तो हम गीत सुना दें। ठीक है, तो मैं एक गीत सुनाती हूँ, फिर ओवर टू यू। एक तरफे प्रेम का गीत है, बिना किसी भूमिका के सुनाती हूँ, गीत सुनिएगा। रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे, और तुम हो कि तुमको खबर ही नहीं, गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें, और तुम हो कि तुमको असर ही नहीं, रात भर जाग कर तुमको लिखते रहे। नैन को राम का वाण लिखते रहे, तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे। हाँ, नैन को राम का वाण लिखते रहे, तीर्थ तुमको लिखा धाम लिखते रहे। जप किए 100 मगर पाने को बस तुम्हें, प्रीत का तुमको आयाम लिखते रहे। मान बैठे खुदा तुमको अपना सजन, और तुम हो कि तुमको कदर ही नहीं,
गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। और एक और अंतरा के रोग ऐसा लगा उस शहर आ गए, ढूंढते हम दवा तेरे घर आ गए। हाँ रोग ऐसा लगा उस शहर आ गए, ढूंढते हम दवा तेरे घर आ गए। तू ना आया हमारी गली ना सही, हर गली छोड़ हम तेरे दर आ गए। बेख्याली में भी खो न देने का डर, और तुम हो कि तुमको है डर ही नहीं। गीत कितने लिखे याद करके तुम्हें। वाह क्या बात है Thank दिशा you. जी, इतना खूब, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी आज का ये मंच इतने खूबसूरत लग रहा है आपके आने से, और आपने इतने प्यार Thank से ये you. गीत गाया। शब्दों की जो पकड़ और जो आपने गीत गाया, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। तो किस तरीके से आप जब लिखती हैं तो कहीं ना कहीं जो भी लिखते हैं या गाते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी थेरेपी होती है या उनकी अभिव्यक्ति होती है? आपके लिए क्या है? मेरे लिए तो थेरेपी है। इट्स लाइक अ थेरेपी। इट्स लाइक अ थेरेपी। बिकॉज अभी क्या हुआ है, अभी मेरे लिए थेरेपी थी आपकी आवाज़ सुन के। आई एम फीलिंग सो गुड, मतलब अचानक से। थैंक यू सो मच, दैट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन आप 3 रूप आप अपने जीवन में आगे बढ़ रही हैं, एक लेखिका, गीतकार भी हैं आप, डॉक्टर भी हैं। तो अपने इन सारे रूपों को लेते हुए अपने जीवन के सफ़र में आप खुद को कहाँ ले जाना चाहती हैं? हम सब जानना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बोला दैट आई नेवर न्यू कि मैं एक राइटर बन सकती हूँ। वैसे ही मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कभी देश में एक कवित्री के तौर पर जानी जाऊँगी। तो आगे के लिए भी मैं अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकती, सब कुछ एक्सीडेंटल है एंड आई बिलीव कि सब कुछ डेस्टिन्ड है। तो बस इतना कहूँगी कि ये नहीं पता, बट आई एम ऑलवेज ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज़। देखते हैं कि किस्मत कहाँ लेकर के जाती है। लेकिन हाँ, जहाँ भी जाऊँ, जिस भी क्षेत्र में जाऊँ, आगे जो भी हो, बस इतना कहूँगी कि जहाँ भी रहूँगी वहाँ से समाज को एक नई दिशा देने की कोशिश करूँगी और समाज के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि अभी हमारी बातचीत भी हो रही थी, उसमें भी आपने बोला था कि अभी आपने जस्ट पढ़ाई 2023 में ख़त्म की है। तो ये तो अभी आपकी शुरुआत है और हम सबके विशेज़ हैं कि आप बहुत आगे जाएं और बिहार का, पूरे देश का नाम रोशन करें। थैंक यू। दिशा जी, आप भगवान कृष्ण पे भी लिखती हैं। जी बिल्कुल। और क्योंकि वो एक रूप है, प्रेम के भी रूप है, शरारत के भी रूप है, और हम सबके लिए एक प्रेरणा है। तो क्यों ना कुछ श्री कृष्ण पे सुन लिया जाए। बिल्कुल। कृष्ण भगवान पर कुछ भी सुनाने से पहले ये कहूँगी कि जब भी प्रेम के बारे में सोचती हूँ तो भगवान कृष्ण जहन में आते हैं, और जब भी कृष्ण के बारे में सोचती हूँ तो प्रेम जहन में आता है। तो वो ही राधा के, वो ही मीरा के कृष्ण याद आते हैं, वही गोपियों का एक तरफा प्रेम याद आता है, वही राधे का त्याग याद आता है, वही मीरा की तड़प याद आती है। तो खुद ही पंक्तियाँ बन जाती हैं और कृष्ण पर कुछ ना कुछ लिख ही देती हूँ। जैसा कि आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम का प्रतीक है, तो 4 पंक्तियाँ, ये कृष्ण भक्त क्या सोचती है, 4 पंक्तियाँ बस भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करती हूँ कि तुम्हारे प्रेम में कान्हा स्वयं को हार बैठी हूँ, तुम्हारी एक झलक पाने को जन्नत वार बैठी हूँ,
तुम्हारे प्रेम में कान्हा स्वयं को हार बैठी हूँ, तुम्हारी एक झलक पाने को जन्नत वार बैठी हूँ। नहीं मीरा सही लेकिन दीवानी कम नहीं मैं भी, नहीं मीरा सही लेकिन दीवानी कम नहीं मैं भी, ज़माने को भी ठुकरा कर तुम्हारे द्वार बैठी हूँ। क्या बात है, कितना प्यारा और कितने अच्छे से आपने इसको लिखा, और लिखना और उसको अभिव्यक्त करना और बोलना, ये तीनों कला है आपके अंदर। थैंक यू। तो जैसे समाज में कहते हैं, लोग बोलते हैं कि प्रेम, लेकिन इतना ज़रूरी है आज के समाज में, प्रेम ही है जो ज़रूरी है। इतनी भागती दौड़ती ज़िंदगी में कहीं ना कहीं हम खुद को पीछे छोड़ देते हैं। लोग, आजकल के बच्चे खासकर, डिप्रेशन जैसा शब्द आ गया है। और तो आपको क्या लगता है कि लिखना और ख़ुद को समझना, उसको अभिव्यक्त करना कितना ज़रूरी है? लिखना ज़रूरी है क्योंकि आजकल के दौर में अकेलापन बहुत है। बहुत देखिए, सुविधाएं हमारे पास हज़ारों हैं, लाखों हैं, किसी चीज़ की आज कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संसाधन इतने। लेकिन एक बात ये भी है कि जिस तेज़ी से हम एडवांस हुए हैं, उसी तेज़ी से हम अकेले भी हुए हैं। वो कहीं ना कहीं एसेंस ऑफ लाइफ पीछे रह गया है, वो खो गया है। तो आज के दौर में दोस्त असली नहीं है, वो जो पहले के दौर में होते थे कि दोस्त मतलब कि आप बिल्कुल निश्चल होता था वो रिश्ता, और आप जान दे सकते थे हंसते हंसते उस दोस्त के लिए। अगर आप किसी से प्यार करते थे तो इतनी शिद्दत से करते थे कि बस मरते दम तक वो एक इंसान आपके जहन में होता था। लेकिन अब वैसा कुछ भी नहीं होता, और इसकी वजह से हर रिश्ते में दूरी आ गई है और अकेलापन काफ़ी बढ़ गया है। तो ये तो मैं मानती हूँ कि कलम और किताब और डायरी से बेहतर आज के ज़माने में दोस्त नहीं है। विदाउट किसी कंप्लेन के वो आपकी सारी बातें सुनेगा, डायरी आपकी बातें सुनेगी, तो आप अपनी भावनाएं लिख सकते हैं। पर उससे पहले मुझे जो भी सुन रहे हैं, मैं आज की पीढ़ी को यहाँ से एक संदेश देना चाहती हूँ। दूरदर्शन के सेट पर हूँ, यहाँ दूरदर्शन के मंच पर हूँ, तो प्रेम की बात की अभी प्रज्ञा जी ने। वाह, प से प्रेम, प से प्रज्ञा। प्रज्ञा जी ने अभी प्रेम की बात की। तो वाकई प्रेम के मायने आजकल बहुत बदल गए हैं और प्रेम को दूषित कर दिया गया है। बिल्कुल आजकल किसी को भी देख करके सबसे पहले लोग बड़ी आसानी से कह देते दैट आई लव यू। उस शब्द को बहुत कॉमन कर दिया है। जब आपको प्यार होता है ना, तो आपको आई लव यू बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो तो आपकी आंखें बोल देती हैं। वहाँ जब आप इश्क में होते हैं तो लबों का कोई काम ही नहीं, सारा काम बस आंखें करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि अगर कोई आज की पीढ़ी मुझे सुबह 8 बजे उठ करके सुन रही है, तो वो समझे कि प्रेम ये नहीं होता जो आप कर रहे हैं। किसी को देख करके अट्रैक्शन को, इन्फैचुएशन को आप प्रेम का नाम दे देते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि प्रेम क्या है, मैं क्या सोच करके प्रेम लिखती हूँ, तो मैं कहूँगी कि प्रेम तो राधे के दिल की तड़पन है। क्या बात है। प्रेम माँ जानकी का जंगल में भटकन है। प्रेम रिमझिम सावन की फुहार है। प्रेम जंगल में सीते सीते की पुकार है। प्रेम कान्हा के बंसी की मधुर तान है। प्रेम तो सिंधु के तट पर प्रत्यंचा चढ़ा राम का वाण है। तो ये होता है प्रेम। प्रेम वो है ही नहीं जो कुछ सालों, कुछ दिनों, कुछ महीनों में ख़त्म हो जाए या बदल जाए, या 6 महीने बाद आपको लगा कि आई एम डन और अब मुझे कोई नया पार्टनर चाहिए। तो पहले आप ये समझें, प्रेम की परिभाषा समझें और असली रिश्ते बनाएं, तो ना आपको कभी अकेलापन महसूस होगा और ना किसी डायरी पेन की ज़रूरत पड़ेगी। ये बहुत ही सही कहा आपने कि खुद को पहचाने और ऑथेंटिक रहना आज के समाज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कुछ खोया है ये इस AI और सोशल मीडिया के ज़माने में, तो इंसान का खुद को समझना, खुद को ऑथेंटिक रहना, लोगों से कंपेयर और ये सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो लोग खुद ही को नहीं पहचानेंगे तो डिप्रेशन तो होना ही है। मुझे इससे एक बात याद आई कि ये कहना बहुत ज़रूरी है। कमाल की बात तो ये है कि आज के दौर में हम सभी, जैसे मैं बैठी हूँ तो मैं आपसे ये अपेक्षा करूँगी कि आप मुझे समझें। बिल्कुल। लेकिन हम खुद को क्यों नहीं पहले सुधार सकते? खुद को क्यों नहीं समझे? बिल्कुल सही बात है। खुद को समझें और खुद को सुधारें।
हम जो दूसरों से उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमारे साथ बिल्कुल ऑनेस्ट हो, बिल्कुल लॉयल हो, लेकिन प्रॉब्लम ही यही है कि हम सब सिर्फ दूसरों से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, खुद पर ये इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। अगर हर इंसान खुद को दूसरों की जगह पर रख करके सोचना शुरू करे और खुद पहले खुद में ऑनेस्टी, लॉयल्टी लेकर के आए, तो काम ही ख़त्म। फिर तो पूरी दुनिया और ये कहते हैं ना कि आप दूसरों से अपेक्षा कर रहे हैं, आप बिल्कुल खुद ठीक हो जाए, आप सामने वाले दुनिया ठीक हो जाएगी। देश और राज्य की क्या बात करनी है, पूरी दुनिया सुधर जाएगी। तो पहले आप खुद को सुधारें, आप खुद में वो बदलाव लेकर आएं जो आप समाज से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो आप अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, अपने प्रेमी प्रेमिका से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप देखिए पूरी दुनिया बदल जाएगी और फिर सिर्फ आपको वैसी दुनिया मिलेगी, वैसे लोग मिलेंगे जो आप सच में चाहते हैं। नो वंडर आप इतनी टैलेंटेड हो। वर्ड्स विद विजडम, ये आपकी बातों में, आपके गीतों में, आपके कविताओं में और आपकी सारी लेखनों में दिखता है। ऐसे में आपने 3 बुक्स भी लिखे हैं, ड्रीम्स ब्रिजेस सक्सेस, यू वेयर माई डेस्टिनी, मैं और तुम, मैं और मन जी। तो इसके बारे में कुछ बताएं। ड्रीम ब्रिजेस सक्सेस मेरी पहली किताब थी, जैसा कि हमने डिस्कस जो आपने बहुत यंग एज में लिखा। जी, मैंने लिखा था शायद 18 साल में और लॉन्च हुआ 19 साल में। जी, तो दैट वाज माय फर्स्ट बुक। फिर 2021 में 2 बुक्स और आई। यू वर माई डेस्टिनी एक रोमांटिक नॉवेल है जो मैंने कॉलेज में लिखी थी, और मैं और मन आप ऐसा कह सकते हैं कि मुक्त छंद का एक कलेक्शन है, पोएट्रीज़ का कलेक्शन है। तो बस यही 3 किताबें। और कमाल की बात यह है कि कॉलेज के टाइम में ही मैंने सब कुछ लिखा है और उसके बाद अभी तक कुछ नहीं लिखा। नहीं, आप इतना अच्छा कर रही हैं अपने करियर में भी, अपने लाइफ में भी जी। और हम सब ये चाहते हैं कि आप और आगे बढ़ें, और हम चाहेंगे कि आगे हम और भी आपसे बुक्स आप लिखें और हम उसे पढ़ें। ऐसे में मैं और मन जी, उसके कुछ कविता अगर हो जाए या कोई गीत आप सुनाना चाहें। मैं और मन, जैसा कि मैंने कहा कि मुक्त छंद है, बस जो भी आया दिल में वो लिख दिया था। दैट्स अ कलेक्शन, इसीलिए उसका नाम मैंने मैं और मन रखा था। तो चलिए उसमें कुछ गाने भी हैं, कुछ फिल्मी स्टाइल के गाने, मैं कुछ गुनगुना देती हूँ। बिल्कुल। वैसे एक पंक्ति याद आ गई उस किताब की कि तुम, मैं और चांद, तुम, मैं और चांद, और क्या चाहिए ज़िंदगी से। तुम, मैं और चांद, और क्या चाहिए ज़िंदगी से, मुकम्मल है जहाँ मेरा मोहब्बत की रोशनी से। वाह, क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। जी, तो मैं एक गाना छोटा सा, 4 पंक्तियाँ, कवि की 4 पंक्तियाँ हम चाहेंगे 4 का 8, 8 का 12 आप सुना दें। जी। आँखों की फरमाइश बस इतनी सी है कि तुम सामने बैठे रहो, जी भर के मैं देखूं तुम्हें और तुम सामने बैठे रहो। आँखों की फरमाइश बस इतनी सी है कि तुम सामने बैठे रहो। क्या बात है। फिलहाल तो मैं आपके सामने बैठी हूँ क्योंकि समय की कमी है और काफ़ी हम सुनना ही चाहते हैं आपसे, बस सुनते रहें और ये जो एपिसोड है वो ख़त्म ही ना हो। तो समय की कमी की वजह से हम सवाल ज़्यादा नहीं लेंगे, लेकिन आपसे गीत ज़रूर सुनना चाहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हम सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं, मैं भी कर रही हूँ, हमारी पूरी टीम कर रही है। तो प्लीज़ अगर कोई गीत आप गा दें हमारे लिए। बिल्कुल नहीं, आप इतने प्यार से प्लीज़ मत कहिए, नहीं तो मैं 1 घंटे और सुना दूँगी। चलिए, मैं बिना किसी भूमिका के एक गीत पढ़ती हूँ। See, I always say that I have a vintage heart, तो I still believe in that पुराने वो गुलाब के फूलों में, खत में मैं अभी भी यकीन करती हूँ। तो ये गीत नहीं है, केवल एक खत है। तो बस समय कम है, एक मुखड़ा एक अंतरा सुनाती हूँ, सुनिएगा। लिख दिया हाल दिल
आज तुमको पिया, राज हर हर्फ तुमको ये बतलाएगा, साथ रख के कलेजा तुम्हें दे दिया, खत पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा, लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया, लिख दिया हाल दिल आज तुमको पिया, राज हर हर्फ तुमको ये बतलाएगा, साथ रख के कलेजा तुम्हें दे दिया, साथ रख के कलेजा तुम्हें दे दिया, खत पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा। मैं सीधा स्किप कर रही हूँ और आखिरी अंतरा सुना रही हूँ जो मेरा पसंदीदा है कि भाग गया है जो दिल को वही चाहिए, और कुछ भी खुदा से नहीं चाहिए, और कुछ भी खुदा से नहीं चाहिए, कुछ अड़ा से हट पे ये मन बावरा, कुछ अड़ा से हट पे ये मन बावरा, रात दिन तुमको मांगे तुम ही चाहिए, रात दिन तुमको मांगे तुम ही चाहिए, चैन कैसे मेरे मन का तुमने लिया, चैन कैसे मेरे मन का तुमने लिया, आज हर हर्फ तुमको ये समझाएगा, खत पढ़ोगे तभी तो समझ आएगा। वाह क्या बात है, व्हाट अ विंटेज हार्ट यू आर। इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार से आपने हम सबके लिए गीत गाया और इतना अच्छा आपने सारे सवालों का जवाब दिया, उसके लिए पूरे टीम की तरफ से, पूरे बिहार विहान की तरफ से और सारे दर्शकों की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद। तिशा जी, हम चाहेंगे कि आप अपने जीवन में अपने कार्य, क्योंकि कलम बहुत बड़ी ताकत होती है, अपने कार्य से पूरे समाज में रोशनी बिखेरते रहें। तो इसी के साथ आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी कुछ लिखना है, हमें कुछ बताना है, तो आप हमारे एड्रेस पे हमें पते पे हम लिख सकते हैं। हमारा पता है बिहार विहान, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddk.patna@gmail.com। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले अंक में एक नए गेस्ट के साथ। फिलहाल मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।